नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे NCERT सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक का। उसी सीरीज का आज नेक्स्ट वीडियो रहेगा। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो प्राचीन जो भारत है उसमें महाजनपदों का उदय और किस तरीके से महाजनपदों का उदय हुआ और किस तरीके से मगध जो महाजनपद था उन्होंने सब जनपदों को जीत कर अपने में समाहित कर लिया। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, महाजनपद कालीन भारत और मगध का उत्थान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इस टॉपिक के बिना इतिहास का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर नहीं बनता। यहाँ से फिक्स है, सवाल आएंगे ही आएंगे। पिछली बार रीट में 2 सवाल पूछे गए थे, नेट में हर साल आता है, हर बार आता है, RS में भी हर बार आता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, कंठस्थ कर लेना। यहाँ से 1 या 2 सवाल आपको 100% मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मामला क्या था। उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा था और उत्तर वैदिक काल के अंदर एक चीज जिसकी जानकारी भी और उस चीज ने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, और वो क्या था? लोहा। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में यूपी के अंदर इस वाले बेल्ट में लोहे की जानकारी प्राप्त हुई। लोहे की जानकारी जैसे उन लोगों को प्राप्त हुई तो उन्होंने लोहे से कई काम किए। लोहे से उन्होंने हथियार बनाए, युद्धों की प्रधानता बढ़ी, राजा शक्तिशाली हुआ। एक लोहे से उन्होंने कृषि औजार बनाए, जिससे जंगलों को साफ किया, कृषि भूमि का विस्तार किया। कृषि भूमि का विस्तार हुआ, फसल अच्छी हुई, अधिशेष बचा, व्यापार बढ़ा, तो आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ। लोहे से आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ, इससे सामाजिक और इसी आर्थिक प्रगति ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को विस्तृत किया। तो ये टर्निंग पॉइंट था। तो देखिए, यदि हम बात करें जनपद, उत्तर वैदिक काल में जनपद था। जनपद का मतलब क्या हो गया? कुछ एक वर्ड है, ध्यान से सुनो। जनपद, जनपद मतलब जन समूह, मतलब कबीला। जो कबीला था, जन समूह था, वो कबीला जिस भूभाग पर शासन करता था उसे कहा गया जनपद। तो कबीला एक कबीला था जो पर्टिकुलर बेल्ट पर शासन करता था, उसे जनपद कहा गया। ये बड़ा हो गया तो आगे महा जुड़ गया, महाजनपद। नेक्स्ट, इन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि ये जो महाजनपद थे इनमें शासन व्यवस्था किस टाइप से थी, तो इन 16 महाजनपदों में शासन व्यवस्था 2 टाइप से चलती थी। एक था राजतंत्र, जहां राजा शासन कर रहा है। एक तरीके की जो शासन पद्धति थी उसको कहा गया गणतंत्र। गणतंत्र मतलब वहां का जो शासन है राजा द्वारा नहीं संचालित होकर गण मतलब जनता का एक समूह है, लोगों का चुने हुए लोगों का समूह है, गण द्वारा क्या होता था? संचालित। तो राजतंत्र भी थे और इनमें गणतंत्र भी थे। हालांकि राजतंत्र ज्यादा थे, बात करेंगे अभी जस्ट। यदि बात करें बुद्धकालीन, बुद्ध के समय जो 4 शक्तिशाली जो राजतंत्र थे वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो याद रखिए मगध। मगध तो सबसे शक्तिशाली था, इंपॉर्टेंट भी है। मगध है, वत्स है, अवंती है और कौशल है, याद रह जाएगा। देखिए, मगध तो सबसे शक्तिशाली था, राजतंत्र था ही था। 2 A से स्टार्ट होंगे, तो अवंती और ए मतलब ऐसे अवंती, और 1 नंबर पर क्या भी आता है तो कौशल, और 2 नंबर पर वै मतलब वै वत्स, तो वत्स, अवंती, कौशल, मगध। 4 ये बुद्ध के समय शक्तिशाली राजतंत्र थे। खास बात, विशेषता इस काल की क्या विशेषता थी? लोहे का प्रयोग। लोहे का जो प्रयोग हुआ तो कृषि भूमि का विस्तार हुआ, खाद्यान्न बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ी तो नगरों का विकास हुआ, याद रह जाएगा। तो लोहे के प्रयोग से नगरों का विकास हुआ। इस काल में सिखों का भी विकास हुआ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी बिल्कुल अलग चेंज ही हो गया ना। तो सामाजिक, जैसे लोहे ने क्या किया? आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया, और आर्थिक प्रगति ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को विस्तृत किया। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, ये जैसे आप मानचित्र में देख रहे हो 16 महाजनपद, एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे शक्तिशाली है मगध। मगध ने सबको जीत कर अपने में समाहित कर लिया। तो मगध में से क्या खास बात थी कि मगध का ही उत्थान हुआ, बाकी का नहीं हुआ। तो अब सवाल आता है कि मगध के उत्थान के क्या कारण थे? तो खास बात, एक तो यहाँ लोहे की खानें बहुत थी। ये जैसे बिहार में मगध पड़ता है, यहाँ लोहे की खान बहुत थी। तो लोहे की खानों से उन्होंने लोहा निकाला, हथियार बनाए, कृषि भूमि का विस्तार किया। तो इस तरीके से लोहे की खान। इसके अलावा इस मगध के आसपास घने जंगल थे। जंगलों में क्या था? हाथी को पकड़ा और सेना में शामिल कर लिया, तो सेना मजबूत हो गई। इसके अलावा मगध पर जो राज करने वाले शासक थे जो योग्य थे,
महत्वाकांक्षी थे। नेक्स्ट यदि बात करें तो मगध की जो राजधानी थी स्टार्टिंग में गिरिवज्र या राजगृह, वो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। ये सारे कारण थे मगध के उत्थान के कारण। तो याद रखिए, लोहे की खान, जंगलों में हाथी थे जो सेना में शामिल कर लिए गए, गंगा सोन नदियों के संगम पर था, तो नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी, तो भूमि उपजाऊ हुई, तो कृषि अधिशेष ज्यादा, तो कृषि अधिशेष ज्यादा, तो व्यापार बढ़ा। इसके अलावा गिरिवज्र या राजगृह पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो सामरिक दृष्टि से सुरक्षित था, और इसके अलावा योग्य शासक थे मगध पर शासन करने वाले। उन्होंने मगध को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट यदि बात करें, मगध के अंदर जो शासन करने वाले जो राजवंश है, मगध के अंदर शासन करने वाला राजवंश, उसको क्रम में पूछते हैं कि पहले कौन सा राजवंश है, उसके बाद कौन सा है। तो इस तरीके से नेट में कई बार सवाल पूछा जाता है। तो मगध बड़ा था, अश्विन था, तो अश्विन मौर्य, ट्रिक याद रखना, अश्विन मौर्य। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। है से क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। सी से क्या हो जाएगा, शिशुनाग वंश। उसके बाद नय से क्या हो जाएगा, नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद कौन आया, मौर्य वंश। अब नंद और मौर्यों से हम थोड़ी 2-3 सवाल बन जाएंगे। तो याद रखिए, नंद वंश की यदि हम बात करें तो ये नंद जो वंश था, उनके पास बहुत बड़ा कोष था, खजाना बहुत बड़ा था, सेना भी बहुत बड़ी थी। भाई खजाना बड़ा था तो सेना बहुत बड़ी थी। सेना बड़ी रखने के लिए उन्होंने क्या लगा दिए, टैक्स लगाए थे। और इनकी बहुत बड़ा कोष और बहुत बड़ी सेना थी। इतनी बड़ी सेना थी कि इधर से जब सिकंदर आ रहा था, उनके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए थे। तो याद रखिए, सिकंदर भयभीत होकर वापस चला गया था। और कालांतर में बताते हैं कि उन्होंने कर अधिक लगा दिए, इस वजह से जनता का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया, और अंतिम शासक जो था नंद वंश का, घनानंद, उसको हटा दिया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य और एक हिमालयी राजा था पर्वतक, उसकी सहायता से चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का वध करके मौर्य वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी, और चाणक्य को बना दिया पीएम, प्रधानमंत्री। इस तरीके से मगध पर राजवंश करने वाले शासकों का क्रम था। अब एक सवाल तो यहाँ से इस तरीके से बन सकता है। दूसरा देखो सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा एक तरफ आपको दे देंगे ये जो 16 महाजनपद में से जनपद, और एक तरफ देंगे राजधानी, आपसे सुमेलित करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो महाजनपद थे, इनका जो समय था याद रखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 620 के आसपास इनका उत्थान हुआ था। आज से 2600 साल पहले की बात है। इसे अच्छा, दूसरी बात, ये जो महाजनपद थे बड़े बड़े नगर थे, तो इसे भारत के अंदर द्वितीय नगरीकरण की जो अवस्था कहते हैं। पहला नगरीकरण भारत में होता सिंधु घाटी सभ्यता में, आप लोगों ने पढ़ा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बड़े बड़े नगर थे, वो भारत का प्रथम नगरीकरण था। ये है भारत का द्वितीय नगरीकरण, याद रह जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें, इनकी संख्या 16 थी, बात करी ले। जानकारी किससे मिलती है, यहां से एक सवाल बन सकता है। देखिए, बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय, बौद्ध धर्म के महावस्तु, तो 2 बौद्ध ग्रंथ है, अगुंतर निकाय और महावस्तु, और एक जैन ग्रंथ है, कौन सा, भगवती सूत्र। इनसे 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तीनों ग्रंथ का नाम याद रखना है। अब एक एक करके इनको देखेंगे। देखो 16 महाजनपद है, याद रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो वर्गीकरण करके मैंने प्रयास किया कि आपको याद करवा दूं। तो ये देखिए, आप भारत का मानचित्र देख रहे हो, लगभग भारत के अंदर ही थे ये 16 महाजनपद, और 2 वर्तमान भारत में, और 2 ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान भारत से बाहर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले बेल्ट में थे। तो 2 ये जो जनपद है ये भारत से बाहर थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले बेल्ट में थे। बाकी स्टेट वाइज देख लेंगे। तो सबसे पहले भारत से बाहर है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आइए, ये वाला जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर, ये था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। तो कंबोज पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये वाला जो बेल्ट है, वहां कंबोज था। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। ये वर्तमान में राजौरी और हजारा वाला बेल्ट है, और कंबोज उस समय घोड़ों के लिए फेमस था, यहाँ से घोड़ों का आयात किया जाता था। तो कंबोज सबसे इस साइड उत्तरी छोर में है, राजपुर या हाटक इनकी राजधानी। 2 राजधानी, कुछ जनपदों की याद रखना है। राजौरी या हजारा वाले बेल्ट में वर्तमान में पड़ रहा है, घोड़ों के लिए फेमस था। स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, इस कंबोज के जस्ट नीचे जो पड़ता था वो था कंधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर वाला जो बेल्ट है उस बेल्ट के आसपास पड़ता है, याद रह जाएगा। तो कंबोज ऊपर, नीचे तक्षशिला। तो ये तो भारत से बाहर हो गए। अब भारत के अंदर की जो बात है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। तो देखो, राजस्थान के अंदर अपने जयपुर के अंदर जो बैराट है, प्राचीन नाम जगह को विराट नगर है। तो विराट नगर जिसकी राजधानी थी वो कौन सा जनपद था, मत्स्य जनपद। तो राजस्थान के अंदर अपने मत्स्य जनपद जगह की राजधानी विराट नगर।
थी, वर्तमान में बेराट है, बाणगंगा नदी के किनारे है, जयपुर और अलवर वाला पार्ट पड़ता है, और पांडवों ने अपना अज्ञातवास 13वां वर्ष है जो यहीं बिताया था राजा विराट का यहाँ। तो राजस्थान में एक मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराटनगर। नीचे आ जाए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वर्तमान में उज्जैन पढ़ रहे हैं, वो महाजनपद था। तो उज्जैन की यदि बात करा तो उज्जैन मतलब अवंती, तो अवंती जो महाजनपद है जगह की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती, दो राजधानी है उत्तरी और दक्षिणी, है ना। तो अवंती की उज्जैनी और महिष्मती वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। ये मालवा वाला बेल्ट था। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र के अंदर एक जनपद हो 16 महाजनपद हो जो दक्षिणी भारत है, एकमात्र दक्षिणी भारत का महाजनपद। यहाँ से सवाल आ सकता है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे अश्मक, तो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में अश्मक था, गोदावरी नदी के तट पर जगह की राजधानी पोटन या पोटल थी। तो याद रह जाएगा। राजस्थान में मत्स्य जो जनपद है विराटनगर, एमपी में उज्जैन अवंती उज्जैनी और महिष्मती, और महाराष्ट्र में कौन सा अश्मक पोटल या पोतन। फिर यदि यहाँ पर बात करें, फिर 2 स्टेट बचे हैं अपने भारत के अंदर, एक तो उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार के अंदर 3 है, उत्तर प्रदेश में 8 है, 8 दिन कितने हो गए 11, और 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले 11, 2 13, और 13 और 3 कितना हो गया 16। तो 16 पूरा हो जैसी। अब याद रखना सारण, पहले बिहार की बात कर लें। बिहार में 3 है। देखो सबसे शक्तिशाली मगध, बिहार में 3 मगध की राजधानी गिरी वज्र या राजगृह। राजगृह शब्द राजगाह से बना है, गाह मतलब घर, राजाओं का घर, राजगृह, गृह मतलब घर, राजाओं का घर। ये वर्तमान में पटना और गया के आसपास को जो बेल्ट है बिहार में, बट मगध जो महाजनपद था सबसे शक्तिशाली था। नेक्स्ट अंग की राजधानी थी चंपा, वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर वाला बेल्ट पड़ता है। अंग चंपा। अशोक की माता याद रखिए सुभद्रंगा की, जो बिंदुसार की पत्नी थी, चंपा की राजकुमारी थी। और महाभारत में कर्ण यहाँ का राजा था। महाभारत में भी चर्चा मिलती है। फिर यदि बात करें मल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए मल की 2 राजधानी है, कुशीनारा और पावापुरी। कुशीनारा में तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, जबकि पावापुरी में महावीर स्वामी को, दोनों बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए। याद रखना, मल कुशीनारा में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, और पावापुरी में महावीर स्वामी को। वर्तमान में ये गोरखपुर, पटना और देवरिया वाले बेल्ट में पड़ता है, ज्यादा बिहार में पड़ता है, इसलिए बिहार में शामिल किया। तो बिहार में 3 हो गए, मगध, अंग और मल। बाकी जो 8 है यूपी में, याद रख लीजिए, ये 5 और ये 3, 8। तो यूपी के अंदर बात करें, सबसे पहले वजी की बात कर लेते हैं। वजी देखिए, वह को पकड़ो, वैसे वजीर वैसे वैशाली, वैसे वजी वैसे वैशाली, विधेय या मिथिला इसकी राजधानी थी। वजी ध्यान रखियो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर वाला बेल्ट है उस बेल्ट में पड़ता है वर्तमान का। तो याद रखिए बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर वाला बेल्ट है वजी वह वैशाली, मिथिला या विधेय। नेक्स्ट चेदी याद रख लिए, सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। शक्तिमती या सुक्तिमती वर्तमान में यमुना नदी के आसपास झांसी वाला बेल्ट पड़ता है। तो चेदी शुक्तिमती राजधानी है, यमुना नदी के आसपास झांसी के वाला बेल्ट है। वात्स का याद रखिए, वात्स सहप्रस्ट्रेय सारा, तो कौशाम्बी सहप्रस्ट्रेय वात्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास वाला बेल्ट है। कुरु महाभारत में चर्चा मिली है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और मेरठ के आसपास वाला बेल्ट है ना, कुरु इंद्रप्रस्थ। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट कौशल, भाई कौशल जिसमें कौशल होगा वो सारे काम कर लेगा, है ना। तो कौशल श्रावस्ती ये वर्तमान में यूपी में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच वाला बेल्ट पड़ रहा है। तो वजी वह वैशाली, चेदी, शुक्तिमती, वत्स, सह, कौशाम्बी, फिर कुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशल, श्रावस्ती। फिर ये 3 और बच गए, सूरसेन, जहाँ के भगवान जो कृष्ण है वो राजा थे। सूरसेन याद रखिए, सूरसेन की राजधानी मथुरा, जहाँ भगवान कृष्ण वहाँ के राजा थे। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा कहाँ पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश का मथुरा और वृंदावन वाला बेल्ट है। नेक्स्ट पांचाल, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है, द्रौपदी यहाँ की राजकुमारी थी। तो पांचाल की 2 राजधानियां याद रख लीजिए, अहिछत्रपुर और कांपिल्य। रायपुर, बरेली, बदायूं वाला जो बेल्ट है। नेक्स्ट है काशी की तो बहुत ईजी है, वाराणसी, अयोध्या और फैजाबाद वाला बेल्ट है। तो ये थे 16 महाजनपद। अब इससे जुड़ी हुई 2-3 बातें हो रही, याद रख लीजिए। समृद्ध तथ्य, देखिए टोटल 16 थे, जिसमें 14 तो राजतंत्र थे, राजाओं द्वारा शासन होता था। 2 क्या थे, गणतंत्र, जहाँ गण द्वारा शासन संचालित होता था। तो ये गण 2 थे। तो 2 कौन से, डबल वाले, ले डबल आ रहा है और जय डबल आ रहा है, तो डबल अक्षर वाले 2 थे। तो वजी और वैशाली। वजी में 8 गण थे और मल में कितने थे, 2 गण थे। टोटल गणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, बुद्ध के जन्म से पूर्व महाजनपदों का उदय हो चुका था। कई बार जो
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से सवाल आते हैं तो याद रखना, बुद्ध के जन्म से पूर्व ये 16 महाजनपदों का अस्तित्व में आ चुके थे, उद्भव हो चुका था। नेक्स्ट, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था जिन्होंने विस्तार करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, सब महाजनपदों को अपने में शामिल कर लिया। 99% सवाल यहीं से बनेगा, एक तरफ महाजनपद और एक तरफ उनकी राजधानी। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।